हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से सभी एग्जाम्स को दे रहे होंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 ही पेपर बचा, बस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का मेहनत। और ये तो क्विक फास्ट रिवीजन की क्लास है ना। अब आपका एग्जाम होने ही वाला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, और इसके बाद हम पूरे तरीके से लग जाएंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के साथ। तो आज की इस क्लास में हमें देखना है मॉडल पेपर देखेंगे जी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स तक भी लिंक फटाफट से शेयर करना स्टार्ट कर दो। बस तुरंत चालू करने वाले हैं और देखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। देखिए, इसके पहले भी हुए कई बार मॉर्निंग में जब क्लासेस हुई, वो आपने सुबह आपने क्लास लिया, 2 घंटे बाद आपको एग्जाम में वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिला था ना। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। तो इस पूरे सेशन को, पूरे क्लास को, एक एक क्वेश्चंस को पूरी तरीके से ध्यान में देखते हुए चलना, ठीक है। चलो, पहला यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट आर द मेन नीड्स एंड ड्यूटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या काम रहता है, क्या ड्यूटी रहता है, ये बताना है। चलो अगला देखेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता ही रहता है। पैनलिस्ट डिफरेंट टेक्निक्स बताने बोला है, चलिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताने बोला है। चलो अगला देखेंगे, डिस्कस द मेथड ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पोजल। व्हाट आर द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का यूज क्या है जी हॉस्पिटल फार्मेसी में। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान में रख लेना। डिफाइन फार्माकोविजिलेंस स्कोप और इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर बताने बोला है। चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सॉल्व करना है जी, आपको लिखना यहाँ पर क्या है ये देखते हुए चलो। पहला बात करो, मेन नीड्स एंड ड्यूटीज ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को काम करने के लिए या एक फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया। पहला, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, और दूसरा डिग्री इन फार्मेसी। फिर आगे बढ़कर मास्टर्स भी हो सकता है या फार्म डी भी हो सकता है ना। तो इतना तो क्वालिफिकेशन एटलीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म होना ही चाहिए, तभी जाकर आप एक फार्मासिस्ट बन पाओगे और किसी हॉस्पिटल या किसी भी फार्मेसी में आप काम कर पाओगे। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई ना, हर 5 साल में आपको इसको रिन्यूअल करवाने की जरूरत है, ठीक है। तो एक वैलिड, एक एक्टिव यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, मेडिसिन और ड्रग का इंटरेक्शन कैसा है, क्या किसी भी तरीके के ड्रग कैसे इफेक्ट करते हैं, उनका दूसरे ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किन चीजों में, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में, मेडिसिन डिस्पेंसिंग में, मतलब इन सभी चीजों पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। मेडिसिन डिस्पेंसिंग कैसे करें, हैंडलिंग कैसे करें, स्टोरिंग कैसे करें, ये सब चीजें आपको इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना, स्किल होना चाहिए, क्योंकि जब आगे किसी हॉस्पिटल में काम करोगे, किसी फार्मेसी में काम करोगे, तो वहां पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा, वहां पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, स्टॉक्स मेंटेन करना होगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको टेक्निकल स्किल का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। चलिए और बात करेंगे कम्युनिकेशन और साथ ही साथ काउंसलिंग स्किल। भैया एक फार्मासिस्ट का काम, देखिए फार्मासिस्ट है, जब तक पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे, तब तक वो अगले बार आपके शॉप नहीं आने वाला या आपके हॉस्पिटल नहीं आएगा। तो एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है कि जब भी पेशेंट आए तो उससे बहुत ही प्यार से और बहुत ही केयर से उसको हैंडल करें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। चलो
ये सब चीजें तो अपन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगला देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक फार्मासिस्ट का काम क्या क्या बनता है हॉस्पिटल में या किसी भी फार्मेसी में, एक फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है। सिर्फ ऐसा मत समझना कि हाँ सिर्फ फार्मासिस्ट का काम है मेडिसिन डिस्पेंस करने का, कि कोई पेशेंट आया तो उसको हम मेडिसिन दे दिए ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्क होते हैं एक फार्मासिस्ट के पास। जैसे बात कर लो, पहला तो मेडिसिन डिस्पेंस करना, ठीक है। जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट के द्वारा जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है, उसको देखते हुए पहली बात तो मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि जो मेडिसिन उसने दिया है ना, वो सही डोज में दिया है या नहीं दिया। पता चला टैबलेट लिखा है और इसने दे दिया कैप्सूल, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग में है या नहीं है, लेबलिंग मतलब उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है या नहीं है, उसके बारे में ये देखते हुए चलना है। ये सभी इंश्योर करने का इसका काम है। दूसरा कि हमने ड्रग दिया, अब जैसे आप मान के चलो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, एक पेट की एक टीम बनती है जिनका काम ही है ये पेशेंट को ऑब्जर्व करने का। यहां पर देखिएगा, अब आपने डॉक्टर ने आपको बोला हाँ ये वाला मेडिसिन देना है और मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दिया, तो ये फार्मासिस्ट की जवाबदारी बनती है कि उसको मॉनिटर करना। हॉस्पिटल में पेशेंट के पास जाकर उससे मॉनिटर करते हैं कि किसी तरीके का ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट के साथ किसी तरीके का एलर्जी तो नहीं हो रहा है। इस चीज को इंश्योर करने का काम भैया फार्मासिस्ट का रहता है। साथ ही साथ और क्या करेगा, मेंटेन करेगा पेशेंट का ड्रग रिकॉर्ड। पूरे दिन भर से उसे कौन कौन सी दवाइयां लगी हुई है ना, किस किस तरीके का दवा उसे लगा हुआ है, पूरे दिन भर में इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करेगा कि कितना कौन सा मेडिसिन दिए, कितने डोज में दिए, कितने समय दिए, कितने फ्रीक्वेंसी में दिया जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये सब चीज मेंटेन करता है एक फार्मासिस्ट, जिसको पेशेंट ड्रग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर कर लो। साथ ही साथ देखो, फार्मेसी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कितना स्टॉक है हमारे पास, अगर हम कहीं से कोई सा मेडिसिन खरीद रहे हैं तो हम उसको कम से कम दाम में कैसे खरीद सके, किस मार्केट में किस एरिया में हमें कम से कम दाम में मिलेगा, ये सभी भी इंश्योर करने का काम है एक फार्मासिस्ट का। देख लो, अगला बात करते हैं जी पेशेंट काउंसलिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। काउंसल पेशेंट ऑन मेडिसिन यूज। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के अगर इलाज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है पेशेंट काउंसलिंग का। मतलब पेशेंट से, आपके मरीज से बात करना, ठीक है। आपको उसके अपने मरीज से बात करना है, आपको पूरा उसका जानकारी लेना है कि भैया आपको किस तरीके का रोग है और इसके पहले आप इससे रिलेटेड कोई दवा खा रहे थे क्या, या अगर खा रहे थे तो उस दवा से कुछ आपको साइड इफेक्ट मिला, किसी तरीके का दुष्प्रभाव आपको मिला क्या। पेशेंट को फिर बताएंगे, अपने मरीज को ये भी बताएंगे कि देखिए ये वाली जो दवा है इसको आपको सुबह खाना खाने के बाद खाना है, इस वाले दवाई को आपको दोपहर में खाना है, इस वाले दवाई को सुबह एक गोली आपको खाना खाने से पहले खाना है, खाली पेट में खाना है। ये सारा चीजें बताना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मासिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर आप कभी भी लैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक किया, पेशेंट को थोड़ी पता है, नॉलेज थोड़ी है, वो फार्मेसी बैकग्राउंड से थोड़ी है, वो तो नहीं कर पाएगा ना, तो उससे मिस्टेक हो सकता है। तो आपको ये आपकी जवाबदारी बनती है कि हाँ आप उसे पूरी तरीके से ये सारा डिटेल देंगे और लिख कर भी समझाएंगे। अगला देखो जी, प्रैक्टिस इन क्लिनिकल राउंड्स मतलब वही पेशेंट का मॉनिटरिंग करना, ये सब निकल कर आ जाएगा। रिपोर्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब देखो, एक सिंपल सा सोच के देखो, एक पेशेंट, एक मरीज है, अस्पताल के किसी बिस्तर में एडमिट है और डॉक्टर ने बताया कि ये दवा इसे पूरे दिन भर लगना है। डॉक्टर तो नहीं रहेगा दिन भर, वो तो ड्यूटी राउंड में आते हैं। डॉक्टर आए, मेडिसिन लगवाए और मेडिसिन लगा के चले गए, मेडिसिन दे के चले गए। अब अगले दिन वो आएंगे 24 घंटे बाद, तो 24 घंटे तक आपको उनको उस पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर आपको पता चल रहा है कि डॉक्टर ने जो एक दिन पहले दवा दिया हुआ था उसके कारण किसी तरीके का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, तो ये फार्मासिस्ट फिर डॉक्टर को फोन लगा के बताएगा कि सर ये जो दवा दिया हुआ था आपने, उसके कारण इस तरीके का गलत या
अपोजिट रिएक्शन आ रहा है, एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, तो फिर डॉक्टर से बात करके उस मेडिसिन को बदला जाता है। ठीक है, फिर डॉक्टर आकर उस मेडिसिन को बदल देगा, दूसरा मेडिसिन देगा। समझ गए। साथ ही साथ लीगल एंड हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, भैया हॉस्पिटल के नियम कानून क्या है, हॉस्पिटल का एसओपी क्या चल रहा है, ठीक है, इन सभी चीजों को भी पालन करना और इन सभी चीजों के हिसाब से रेगुलेट करवाना, सारी चीजें ये एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ देखो डॉक्टर और नर्स के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे कोऑर्डिनेट करोगे तभी तो पेशेंट तक आप एक बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचा सकते हो। आपने ध्यान दिया होगा मैं इसको बोलते समय ये बोला हूं कई बार कि आपको पेशेंट को काउंसिल करना है। क्यों वैसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप आगे बढ़ के फार्मासिस्ट ही तो बनने वाले हो। तो समझ लो अपना कर्तव्य, देख लो कितना काम रहता है, कितना इंपॉर्टेंट काम रहता है ना, बहुत जिम्मेदारी वाली चीज है भाई फार्मासिस्ट। चलो ये क्लियर करना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसके क्वेश्चन देखते हुए चलना। व्हाट क्वालिफिकेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बिकम अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बताओ क्या चाहिए। बीएससी नर्सिंग नहीं सर, ये तो स्टाफ नर्स बनने के लिए चाहिए। एमबीबीएस, ये तो एक डॉक्टर बन जाने के लिए, बनने के लिए चाहिए रहता है। या बात करो डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, हाँ सर बिल्कुल सही। बीडीएस ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये तो डेंटिस्ट बनने के लिए है, ठीक, ये क्लियर कर लिए। चलो करेक्ट आंसर निकल गया। अगला देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बताओ आपका क्या काम रहेगा। प्राइमरी काम क्या है, सर्जरी करने का, बिल्कुल नहीं, ये तो एक सर्जन ही कर सकता है। मेडिसिन डिस्पेंसिंग, बिल्कुल सही। कंडक्टिंग एक्सरे ना, ये एक रेडियोलॉजिस्ट करता है। कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट करता है। डूइंग लैब टेस्ट, लैब टेस्ट के लिए लैब टेक्नीशियन करते हैं, आप नहीं करोगे। पैथोलॉजिस्ट करते हैं, समझ लेना। ये सारे के सारे ऑप्शन देखते हुए चलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या निकलता है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताने बोला है इन्वेंट्री कंट्रोल के, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझाना है। ये क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइट बी पॉसिबल आज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी मिलेगा, है ना। तो प्रॉपर तरीके से देख लेना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसको अपन स्टॉक कंट्रोल भी बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है टू मैनेज द स्टॉक, ठीक है। उसके जितने भी ड्रग स्टॉक है, भैया ड्रग आपको स्टॉक में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकाएक अगर पेशेंट आ गया, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस समय कैसे करोगे, तो आपके पास कम से कम इतना स्टॉक होना चाहिए कि कभी शॉर्टेज ना हो। तो उस स्टॉक को मैनेज करने के लिए, है ना, उस स्टॉक को मैनेज करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैनेज करता है। और जब आप कोई, अब स्टॉक कहीं ना कहीं खत्म होना ही है, तो स्टॉक जब फिर से मंगवाया जाएगा, नए स्टॉक मंगवाए जाए, तो उसको हम कम से कम दाम में, है ना, कम से कम दाम में हम उसको खरीद सकें। ये इनका मेजर प्लान रहता है, ये इनका मेजर वर्क रहता है। तो समझ गए, इन्वेंट्री कंट्रोल भैया एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम स्टॉक को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ इंश्योर करते हैं राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। हम जितना चाह रहे हैं उतना हमें सप्लाई मिल सके, मतलब जितना डिमांड है उतना प्रॉपर सप्लाई भी होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी शॉर्टेज वाला कंडीशन ना निकले। और जहां भी हम परचेस कर रहे हैं तो पहले हम इस चीज को देखें कि कहां से हम सस्ते से सस्ते दाम में मेडिसिन परचेज कर सकते हैं, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमें फायदे में लेकर चलना है, नुकसान में नहीं, ठीक है। चलो यहां पर बात कर लो टेक्निक्स, किस किस तरीके के टेक्निक्स निकल कर आएंगे। पहला तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि भैया हमें कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर लिस्ट बनता है। दूसरा वीडी एनालिसिस, मतलब वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। हॉस्पिटल में 3 अलग अलग तरीके के आइटम रहते हैं, कुछ वाइटल जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरे एसेंशियल की बात कर लो, अगर ये नहीं रहेंगे तो काम हो जाएगा लेकिन उतना उससे पर्टिकुलर पर्सन को सर्विस नहीं मिल पाएगा। जैसे बात कर लो वीडी, वी की बात करते हैं, यहाँ पर वाइटल भैया, बिना इसके चीजें नहीं चल सकती। जैसे बात कर लो ऑक्सीजन सिलेंडर, अब कोई पेशेंट है ना, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, अगर आप उसको ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो मर जाएगा तुरंत ही।
है ना, ये समझ लो। तो यहाँ पर वाइटल निकल कर आएगा। दूसरा एसेंशियल की बात कर लो, अगर ये नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। जैसे व्हील चेयर, अगर पेशेंट खुद से नहीं चल पा रहा है, व्हील चेयर वहां पर चाहिए, लेकिन ठीक है अगर व्हील चेयर नहीं भी रहे तो कोई आदमी उसे अपने गोद में उठा के भी लेके जा सकता है, लेकिन हाँ पेशेंट को वो सर्विस नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वो आराम नहीं मिल पाएगा। दूसरा डिजायरेबल, अगर ये ना हो तो भी चलेगा, जैसे हैंड ग्लव्स हो रहे हैं, फेस मास्क हो रहा है, नहीं होगा तो भी तो चल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एबीसी एनालिसिस, सबसे बेस्ट एनालिसिस माना जाता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, है ना, ये क्लियर कर लो। फिर बात करते हैं सिस्टेमिक ऑयल सैंपलिंग एनालिसिस, एसओएस के नाम से जिसे जानते हैं, एसओएस के नाम से जाना जाएगा, देख लेना। अगला बात करते हैं स्केयर डिफिकल्ट ए से इजी मेथड, SDE की बात कर लो। इन्वेंट्री टर्नओवर, भैया टर्नओवर क्या है, और रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, ये सभी टेक्निक्स आ जाएंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के, तो इनके नाम जरूर से लिखना, और अगर हो सके माइट भी पॉसिबल तो 1 से 2 लाइन इनके बारे में जरूर से लिख कर आना, आपका नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला, इतना तो गारंटी है, आपको एक एक नंबर यहाँ पर बराबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये आपको बताना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी है, और कंपनी जो कि परचेस करता है मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट पर, सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। अब जैसे मान के चलो एक फार्मेसी है, तो भैया इस फार्मेसी में इनका काम है मेडिसिन बेचने का, दवा बेचने का, तो कहीं से दवा खरीदेंगे तभी ना बेचेंगे, तो होलसेल से दवा खरीदना है और उसको रिटेल में लाकर हम कस्टमर तक बेचेंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये है कि हम कितने क्वांटिटी में हमें मेडिसिन चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 40 चाहिए, 2000 चाहिए, ये अपन देखेंगे और मार्केट पता करेंगे कि किस जगह कम दाम में मिल रहा है। मान के चलो पैरासीटामोल हमें चाहिए भैया, PCM का टैबलेट चाहिए हमें, 100 टैबलेट चाहिए, और इस 100 टैबलेट का कीमत राम के दुकान में मुझे मिल रहा है 2000 रुपए में, और वहीं मोहन के दुकान में, मोहन के होलसेल में मुझे यही 6000 में मिल रहा है। सब कुछ सेम है, लेवल सेम है, और इसका कंपनी सेम है, ब्रांड सेम है, सब कुछ सेम है, स्ट्रेंथ एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट सब कुछ सेम है। उस कंडीशन पर आप बताओ कि किस दुकान से आप परचेस करोगे, यहाँ जहाँ 2000 में मिल रहा है या जहाँ पर 6000 में मिल रहा है। तो इस क्वांटिटी की बात करेंगे भैया तो हम इसी जगह से परचेस करेंगे ना, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो हम महंगे वाले जगह से क्यों खरीदें, हम राम के दुकान से खरीदेंगे। तो यही काम करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सजेस्ट करता है कि आप यहाँ से कम दाम में खरीद सकते हो। इससे आपका होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, ये सब चीजें आप बचा सकते हो, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना, EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अपॉन, यहाँ पर निकल जाएगा 2 इंटू डी इंटू PC, और यहाँ पर ICC इंटू UC, ये देखते हुए चलना जी। डी मतलब क्या निकला, यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट डी मतलब एनुअल डिमांड, कितना डिमांड है यूनिट में, है ना, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 50 चाहिए। PC प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, ठीक है, मतलब पूरा एक लिस्ट बनता है, पूरा प्रोसीजर चलता है, ये चाहिए था इतना लिस्ट हमने बनाया, तो इसका कॉस्ट भैया कि पूरा हमने ऑर्डर क्वांटिटी बना लिया, PCM इतना चाहिए, ये टैबलेट इतना चाहिए, इतना चाहिए करते हुए हमने ग्रैंड टोटल बनाया कि हाँ टोटल हमें 10,000 रुपए का खरीदी करना है। दूसरा ICC की बात करते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना % हमें यूनिट पर लग रहा है, और यूनिट कॉस्ट एक इकाई में कितना पैसा लग रहा है, ये सब चीजें देखते हुए चलना, इसका फॉर्मूला जरूर से ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो और क्या निकल रहा है, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ, मेथड्स यहाँ पे लिख सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो टेबुलर डिटर्मिनेशन है, टेबल बना जाएगा, टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिख दिया PCM, यहाँ पर लिख दिया किसी तरीके का सिरप, यहाँ पर इंजेक्शन लिख दिया इतने क्वांटिटी में चाहिए। जैसे आप कहीं भी जाओगे, हॉस्पिटल या किसी भी दुकान जाओगे, तो एक बिल बनता है ना आपके सामने, बस वही वैसा बिल की ही बात कर लो। अगला बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला, अभी देख रहे थे ना, जैसा एल्जेब्रिक फॉर्मूला देख लेंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, इन्वेंट्री हमें इसमें कितना मिला, हमने ऑर्डर कितना किया हुआ था, इसके बेसिस पर इसको अपन क्या करेंगे,
आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमाइन करते हैं, ये क्लियर कर लो। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन देखो, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल बताओ कौन कौन से हैं टेक्निक। एबीसी एनालिसिस है ना, एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल है बिल्कुल, वीडी एनालिसिस है, ठीक है, ईओक्यू है, और ऑल ऑफ द अबव के साथ चल जाएंगे। एसओएस भी होता है, देखते हुए चलना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन डैश एंड डैश स्टॉक लेवल। बताओ रीऑर्डर क्वांटिटी, भैया रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमें, अब हमने हमारे पास कुछ स्टॉक थे लेकिन वो खत्म हो गए, तो हम फिर से उसको रीऑर्डर कर रहे हैं। तो रीऑर्डर करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, पहले आप देखोगे कि आपको जरूरत कितना है, पहले ये देखना है कि आपके पास जो स्टॉक थे वो कितने हैं और अब आप कितना मंगवाना चाह रहे हो। तो बात करो भाई मिनिमम स्टॉक कितना है और मैक्सिमम स्टॉक आप कितना मंगवाना चाह रहे हो, दोनों के बीच का जो क्वांटिटी है ना, दोनों के बीच का जो है वो निकल कर आ जाएगा भैया आपका रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जी, डिस्कस द मेथड ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पोजल। किस मेथड से आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के वेस्ट को, रेडियो फार्मास्यूटिकल वेस्ट, आप इसको कैसे डिस्पोज करोगे। इनको डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसी चीजें हैं, ये रेडियो एक्टिव लाइट, रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करती हैं, मतलब इनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। अगर ये किसी भी व्यक्ति के शरीर तक पहुंच गया तो उससे उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इससे बचने के लिए हमें इसे अच्छे तरीके से पैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या इसको पूरी तरीके से निरस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुआ था उस समय जो अभी भी वहां पर किरणें निकलती हैं, वो अभी भी लोगों को ऐसे ही परेशान कर रहा है। मतलब अब जितने भी बच्चे वहां पर होते हैं ना, उनमें से किसी का हाथ ठीक से नहीं हुआ है, किसी का पैर ठीक से विकसित नहीं हुआ है, ये सब ऐसा कंडीशन निकल कर आता है। तो इसके लिए हम ऐसे ही देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट किसको बोलेंगे, हॉस्पिटल में रेडियो एक्टिव वेस्ट किसको बोलोगे आप, किस चीज को बोलोगे। हॉस्पिटल में डायग्नोसिस होता है, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी व्यक्ति का, अगर किसी मरीज का हमें हड्डी का जांच करना है, हड्डी को देखना है तो स्कैन करते हैं, ठीक है, एक्सरे लगाया जाता है, हड्डियों का स्कैन किया जाता है। चलिए अब स्कैन कर रहे हैं तो वहां पर जितने, जैसे उसके प्लेट है, नीचे एक प्लेट रहती है, एक कहीं ना कहीं एक समय के बाद तो प्लेट खराब हो जानी है, तो उनको कहाँ फेंका जाए, यही तो सब वेस्ट है, इनको कहाँ फेंकेंगे, ऐसे कहीं पर नहीं फेंक सकते, इसको पहले हमें प्रॉपर डिस्पोज करना है, नहीं तो ये लोगों तक प्रॉब्लम करवाएगा। कोई भी अगर कहीं पे खुले में फेंक दिए, किसी भी लोगों तक कोई भी उसे देखा तो वहां तक किरणें पहुंचकर उसको भी, ये उसका भी हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, पहला डीके इन स्टोरेज, भैया उसको पहले एक अच्छे से हम उसको स्टोर करके रखना है, जब तक वो डीके, मतलब क्या होता है, देखिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव जितने भी तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे करते हुए डीके, मतलब बोल सकते हैं कि उनका क्षरण होता है, धीरे धीरे उनका क्षरण होने लग जाता है। तो हमें क्या करना है भैया, एक समय ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, तो जब तक वो पूरी तरीके से इनएक्टिव नहीं होंगे तब तक हम उसको तब तक हम उसको कहीं पर भी फेंक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बात करना कि हम उसको एक सिक्योरली किसी ऐसे डिब्बे में, किसी ऐसे बक्से में रखें ताकि वो सेफ रहे, वहां से रेडिएशन बाहर ना निकल सके। ठीक है, ये चीज क्लियर करते हुए चलना। साथ ही साथ हम उसको मॉनिटर भी करें कि रेडिएशन तो नहीं निकाल रहा है, इससे कहीं पर रख दिए हम उसको, और उसके बाद ये देखेंगे कि रेडिएशन तो नहीं निकल रहा है। दूसरा बात कर लो, डाइल्यूशन एंड डिस्चार्ज, है ना भैया, हम उसको क्या कर सकते हैं, डाइल्यूटेड लिक्विड वेस्ट के नाम से इसे जाना जाएगा, उसको डाइल्यूट करके, जैसे सीवेज सिस्टम में हो रहा है वैसे ही अपन उसमें डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करेंगे उसके बाद ही हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ये चीज क्लियर कर लो। साथ ही साथ अगला बात कर लो, रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर, जहां से हमने खरीदा था हम उसे ही वापस से रिटर्न कर दें, और अब वो उसे कंपनी में भेजकर उसका रिसाइकल करवा के फिर उसका दूसरा इस्तेमाल करेगा। ठीक है,
अगला देख लो इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब उसके चारों ओर एक ऐसा लेयर बना दिया जाए। जैसे बात करते हैं, देखो एक्सरे जो होते हैं ना, वो एक पेपर को पार कर सकता है, ठीक है, वो आपके मसल्स को पार कर सकता है, हड्डियों को पार नहीं कर सकता। वैसे ही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर जो होता है, सबसे मोटी परत जो होती है, वो होती है लीड की। लीड, पीबी जिसे बोला जाता है, लेड है ना, लेड बोल लो, लेड। ये पीबी जो होता है, इसको ना अल्फा रे क्रॉस कर पाता है, ना बीटा कर पाता है, ना गामा कर पा रहा है, और ना ही एक्स रे। तो इसको ये कोई भी नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो एनकैप्सुलेशन मतलब उसके चारों ओर हमें एक ऐसी ही लेयर लगानी है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक लेड के बक्से में बंद करके रख देंगे। जैसे कंक्रीट का डिब्बा बनाते हैं, वैसे ही अपन क्या करेंगे, एक लेड का डिब्बा बनाएंगे, उसके अंदर उसको रख देंगे, और उसके ऊपर फिर कंक्रीट की मोटी परत लगा देंगे। उसके बाद हम उसे कहीं पर डिस्पोज करेंगे, समझे, ये रहेगा। फिर बात कर लो इंसिनरेशन, मतलब हम उसको खुले में जला भी सकते हैं, ठीक है। चलो, केमिकल ट्रीटमेंट, किसी तरीके का केमिकल का हम इस्तेमाल करके उनको डीएक्टिवेट करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए भैया यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलो, इनके क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पोजल। पर्पज क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पोज कर रहे हो आप इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, क्यों जरूरत क्यों पड़ रहा है जी। रिड्यूस द रेडियो एक्टिव मटेरियल, रीयूज बोल रहा है, फिर से रीयूज करने के लिए, या अवॉइड एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड रेडिएशन हजार्ड्स, मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर मेडिसिन, या टू सेल द रेडियो एक्टिव वेस्ट। बताओ, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाओगे तो पता चल जाएगा क्या निकलेगा। हमको अवॉइड करना है, वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब ना करे या किसी और तक इंफेक्शन ना पहुंचाए। रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट की बात कर लो, है ना, डिस्चार्ज इनटू द सीवेज सिस्टम आफ्टर प्रॉपर क्या, प्रॉपर डाइल्यूशन के बाद ही हम उसको रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट को किसी सीवेज सिस्टम में, किसी नदी नाले में हम उसे फेंक सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का भैया बताना, व्हाट आर द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी वर्क। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, आपको उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कोई ऐसी किताब पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली बेसिक सा क्वेश्चन है, सोच के देखो, कंप्यूटर का काम क्या रहेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में, आपको वर्क बस बताना है ना, यूज क्या रहेगा। तो देखो, अलग अलग फील्ड में कंप्यूटर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर ड्रग इंटरैक्शन चेकिंग सिस्टम, भैया ड्रग ए है और ड्रग बी है, मान के चलो आप एक प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, और जैसे ही आप उस प्रिस्क्रिप्शन में एंटर, मतलब जैसे कंप्यूटर में एंटर करते हो ड्रग ये ड्रग वो, तुरंत ही वो आप बता देगा कि ना ये जो दो ड्रग हैं ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बजाय आप दूसरा ड्रग दो, ठीक है। ये इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, भैया क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, इस मेथड से नहीं उस मेथड से किया जाए, इस ड्रग को यूज किया जाए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को पहले प्रेफरेंस दिया जाए, ये सभी पहले ही यहाँ कंप्यूटर में लगे हैं, सॉफ्टवेयर ये सब कुछ करते हैं। दूसरा, बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, बारकोड भैया देखो, बात कर लो जितने भी ड्रग हैं, जितने भी मेडिसिन है ना, वो सही से दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। 5 राइट्स यहाँ पर बात कर लो, तो द राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम सही से दिया गया है कि नहीं दिया है पेशेंट को, ये सब चीज चेक करने का काम है। और बात करते हैं यहाँ पर टेली फार्मेसी सर्विस, है ना, टेली फार्मेसी सर्विस मतलब भैया पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, डिलीवर करवाना फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट्स। और देख लो यहाँ पर क्या निकल रहा है, फार्माको विजिलेंस एंड एडीआर रिपोर्टिंग बताया था अभी, फार्माको विजिलेंस करेगा, पोस्ट मार्किंग सर्विलेंस में भी हेल्प करता है, और अगर एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो उसको बताएगा, उसको इंडिकेट करता है। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम, है ना, कि कौन से पेशेंट को कितने समय पे कौन सा मेडिसिन देना है, ये भी ऑटोमेटिकली इसमें सेट किया जा सकता है, जो कि एक ह्यूमन से नहीं हो सकता, एक आदमी से पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक फार्मासिस्ट के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। भाई आप किस किस को याद करोगे कि इसको इतने बजे मेडिसिन देना है, इसको इतने बजे मेडिसिन देना है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन कंप्यूटर के लिए पॉसिबल है,
ठीक है। कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग सॉफ्टवेयर भी रहते हैं जो मेडिसिन को कंपाउंड करने और उनको पर्टिकुलर लेवल प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पर अगर हमने यूज किया तो बेनिफिट क्या होगा जी। तो पहला तो एक्यूरेसी बढ़ेगा, है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका टाइम सेव होगा ना, टाइम सेव होगा, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी बिल्कुल, है ना, पेपर वर्क कम हो जाएगा और मैनुअल एरर भी कम होगा सिंपली। और ये भी बात करते हैं कि पेशेंट अपन अपने स्टाफ, भैया मान के चलो इतना सारा पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सब चीज मेंटेन करना है, इसके लिए व्यक्ति चाहिए कम से कम 10 से 12 लोग चाहिए। 10 से 12 लोग की सैलरी भी तो दोगे, तो इनको हर महीने जो सैलरी दे रहे हो ये भी तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इतने सारे ये 12 लोग का काम अकेले कर लिया और इसी कंप्यूटर को तो सैलरी भी नहीं देना पड़ा। क्या कंप्यूटर कोई सैलरी रहती है कि भैया 30 हजार लो, 40 हजार लो महीने का? ना, मशीन है, समझे। ये कितने बेनिफिट हैं देखते हुए चलना। ठीक, चलो ये देखते हुए चल लो जी, प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को जरूर से लिखते हुए चलना। अगला इसके क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्प इन किस चीज के लिए हेल्प करता है? एंटरटेनमेंट करने के लिए हेल्प करता है, हायरिंग स्टाफ एचआर के तरीके से काम करता है, मैनेजिंग मेडिसिन एंड पेशेंट केयर या डूइंग सर्जरी। कंप्यूटर सर्जरी तो नहीं कर सकता, हायरिंग भी नहीं करेगा, वो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और एंटरटेनमेंट ना, कंप्यूटर एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी है, मेडिसिन मैनेज करने के लिए, ठीक है, पेशेंट केयर मैनेज करने के लिए। अगला देखो यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ CDSS बोला है, क्लिनिकल ड्रग सेफ्टी सॉफ्टवेयर, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या कंपाउंडिंग ड्रग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर डाटा स्टोरेज सिस्टम। क्या निकलेगा? क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ चलो अभी देखते हुए आए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी, फार्माको विजिलेंस क्या है? इसके स्कोप और इंपॉर्टेंस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये बताने बोला है। क्या करना है यहाँ पर? तो पहला तो फार्माको विजिलेंस बताओ कि फार्माको विजिलेंस साइंस का एक ऐसा फील्ड है जहां पर जिसको बनाया गया है डिटेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब जांच करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, यहाँ पर वर्क करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के लिए, और प्रिवेंशन के लिए यानी बचाव के लिए। किस चीज से? तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बचाव से। किसी भी मेडिसिन या किसी भी वैक्सीन या किसी भी तरीके का मेडिकल डिवाइस है, वो किस तरीके का प्रॉब्लम दे सकता है ना, मतलब किस तरीके का एडवर्स रिएक्शन कर सकता है, इसके लिए पहले उसको डिटेक्ट करना, उस पर काम करना, उसको समझना और उससे बचने के लिए जो ब्रांच काम करती है, इसे बोला जाएगा फार्माको विजिलेंस। मतलब बेसिकली समझ जाओ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करता है और इससे लोगों को बचाता है, पेशेंट को बचाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट की सेफ्टी और ड्रग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये क्लियर हो गया? चलो अब इसके स्कोप की बात कर लो। स्कोप में कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना। देखो, एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करना, समझ गए, कौन सा ड्रग है, किस तरीके का वो एडवर्स रिएक्शन दे रहा है, पेशेंट के लिए हार्मफुल है या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दे रहा है, हमने सोचा नहीं था वैसा रिएक्शन दे रहा है, तो उसको नोट डाउन करके रखेगा। अगला बात करते हैं सिग्नल डिटेक्शन की। प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? कि पेशेंट के बॉडी के कारण ऐसा हो रहा है, पेशेंट की बॉडी नहीं इसको एडजस्ट कर पा रही है, या मेडिसिन में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। दूसरा बात कर लो रिस्क असेसमेंट की, किस किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कि पता चला कि हाँ एक मेडिसिन दिया, पेशेंट के साथ एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो ये पता लगाएगा कि किस तरीके का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर ड्रग मार्केट में पहुंच चुका है ना, रियल वर्ल्ड में पहुंच चुका है, और उसके बाद अगर उसमें कोई शिकायत आती है तो उसको चेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगला इसके इंपॉर्टेंस की बात करो, स्कोप देखिए, इंपॉर्टेंस की बात करो। इंपॉर्टेंस बताया पेशेंट सेफ्टी के लिए होगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए होगा, ठीक है, WHO या उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर्स में रहेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए है, सही बात है, कलेक्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा ये भी कर रहा है, रेशनल यूज के लिए प्रेरित करता है, भी आपको रेशनल यूज करना है मेडिसिन का, हॉस्पिटल में हेल्पफुल यहाँ पर रहने जा रहा है, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हेल्पफुल होगा। नेशनल या रेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर,
ये देखते चलेंगे। बेनिफिट असेसमेंट ऑफ द ड्रग्स और एक्टिंग टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, इन सभी चीजों में इनका इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ये चीज क्लियर कर लो। इसके क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी फार्माकोविजिलेंस की? मैन्युफैक्चर करता है मेडिकेशन, प्रमोट करता है ड्रग के एडवर्टाइजमेंट को, कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है एडवर्स इवेंट को, या सेलिंग करता है? बताओ, सेलिंग ओवर द काउंटर ड्रग्स, क्या निकलेगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बिल्कुल सर, एडवर्स इवेंट पूछा है तो आंख बंद करके लगा के आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? चलो ये चीजें देखते हुए चलना भैया, यहां तक प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना। मिस्टेक तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है। जिन क्वेश्चंस को बोला हूं उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए चलो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या निकलेगा? राइट अबाउट NABH, राइट अबाउट NABH एक्रीडिएशन इंक्लूडिंग इट्स बेनिफिट टू पेशेंट एंड हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा, हॉस्पिटल को क्या बेनिफिट मिलता है? चलिए अगला देखेंगे। राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ PTC। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये देखेंगे। चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डिफाइन द पॉइजनिंग एंड गिव इट्स टाइप। चलिए बढ़िया। राइट इन ब्राइप अबाउट द फीफो एंड फैफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। चलो देखेंगे। व्हाट इज ड्रग इंटरेक्शन, इसके टाइप्स और कॉज बताने बोला है। डिटेल नोट्स ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। एडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। हाँ जी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का तो भूल गए थे, क्वेश्चन भी है, अच्छा है। राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU, ICU और NICU। भैया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, यहाँ पर मेडिसिन 24 घंटे पहुंचने चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जबरदस्त तरीके से। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लिखें क्या, लिखें क्या, लिखें क्या, यही तो इंपॉर्टेंट है। लिखें क्या? NABH के बारे में लिखना है बोला है जी। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। भैया ये हॉस्पिटल को ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने मरीजों को एक अच्छा खासा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें ताकि उनकी रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाए। समझ गए? तो इनका मेजर काम यही सब चीजें रहने वाला है कि हॉस्पिटल को ऐसा गाइडलाइन दें, हॉस्पिटल तक ऐसे सर्विसेज पहुंचाएं ताकि हम अपने मरीजों तक ये सभी सर्विस पहुंचा सके और उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से हो सके। अब देखो अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे मरीज के साथ, है ना, मरीजों के लिए क्या लाभ होगा। पहला बात करते हैं तो अगर वहाँ एक्रीडिटेशन अगर टीम पहुंच रही है, बोर्ड के अंदर वो काम करता है, तो हाई क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी पर बात करेंगे और क्वालिटी केयर भी मिलेगा, मतलब क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पेशेंट आर सर्व्ड पर्टिकुलर मेडिकल स्टाफ के द्वारा, उसको पर्टिकुलरली देखा जाएगा, मतलब अंडर सर्वेलेंस यहाँ पर रहेगा। द राइट ऑफ पेशेंट आर रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, पेशेंट का जो हक है, पेशेंट का जो राइट्स है, अधिकार है, उन सभी चीजों को भी उनको पहला तो पर्टिकुलर उनको रेस्पेक्ट भी दिया जाएगा और उनको फॉलो अप भी किया जाएगा। पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज रेगुलरली इवेल्युएटेड। ठीक है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सही है नहीं है, सेटिस्फाई है नहीं है पेशेंट, अपने ये सब चीज को देखना जरूरी। ठीक, अगला देखो बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्पफुल हो रहा है जी। देखो भैया हॉस्पिटल को भी तो एक है यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिटी केयर के लिए हेल्प करता है जी, इंश्योर करता है बेस्ट क्लिनिकल आउटकम्स। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी स्टेटस बढ़ता है और अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ केयर यूनिट टू बेंचमार्क विद द बेस्ट, ताकि हॉस्पिटल अपना बेस्ट दे सके।
है ना, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। अब किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो मार्केटिंग करेगा ही कि हमारे यहाँ अभी तक इतने मरीज आए थे और इनमें से अभी तक किसी का डेथ नहीं हुआ, जो भी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, कहीं ना कहीं उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, इट मीन उनका हॉस्पिटल भी ग्रोथ करेगा। तो NABH दोनों ही चीजों में हेल्प करने वाला है, क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन NABH, कितने चैप्टर, 10 चैप्टर रहेंगे, क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ PTC, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इसमें 6 लोग रहते हैं। कितने रहेंगे, कुल मिलाकर 6, जिसमें से फिजिशियन, लिखते चलना, फिजिशियन 3 होते हैं, फार्मासिस्ट 1 होता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर 1 होता है, नर्सिंग के रिप्रेजेंट करने वाला 1 होता है, यानी नर्स 1 होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी 1 होता है। इसमें ध्यान रखना है, फिजिशियन में इन 3 में से 1 पर्सन जो है वो इस कमिटी का हेड रहता है, यानी यहाँ का प्रेसिडेंट रहेगा, और जो फार्मासिस्ट है वो एज अ सेक्रेटरी काम करता है। क्या करता है, सेक्रेटरी के तरीके से काम करता है। देखते हुए चलो, फिजिशियन एटलीस्ट 3 फिजिशियन होने चाहिए, कहाँ से, मेडिकल स्टाफ से होने चाहिए, मतलब 3 डॉक्टर यहाँ पर। फिर बात करते हैं फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी के तरीके से काम करेगा। नर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ, तो नर्सिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जी, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। समझ गए। ये देखो, अब इसका फंक्शन क्या है, सिंपल सा खुद से सोच के देखो, एक ऐसी कमेटी जहां पर इंट्राडिसिप्लिनरी काम हो रहा है, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ मिलकर काम करें, मतलब वहां पर डॉक्टर भी है, वहां पर फार्मासिस्ट भी है, नर्स भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। देखो मतलब डॉक्टर ने बोला कि भैया हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो फार्मासिस्ट ने बताया ठीक है सर ये वाले ड्रग्स लगा लेंगे, नर्स ने बताया हाँ सर मैं मेडिसिन लगा दूंगी, और एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि हाँ हमारे पास ये मेडिसिन मंगवाने के लिए पैसे हैं। तो पूरी टीम मिलके एक साथ काम करे तो सोचो कितना बेहतरीन होगा, हॉस्पिटल फैसिलिटी कितना अच्छा मिलेगा पेशेंट को। देखो पहला बात करते हैं, बिल्ड एंड डेवलप एडिक्वेट एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना, उसके जितने भी स्टाफ है उन सभी को बताने के लिए कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करवाते रहना बीच बीच में, ताकि हम उन तक इंफॉर्मेशन ये सारा पहुंचाए। अगला, डेवलप एंड कंपाइल द फॉर्मुलरी ऑफ द ड्रग, कौन कौन से मेडिसिन है हमारे पास, ये सभी चीजों को कंपाइल अप करके रख लेना और उसको ग्रोथ भी करवाना। रिव्यू करना जी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी ट्रीटमेंट के दौरान हो रहा है। दूसरा, प्रमोट द ड्रग यूज रिसर्च एंड रिव्यू फाइंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज, कि हमने ड्रग का रिव्यू लिया, ठीक है, ड्रग के ऊपर हमने रिसर्च किया, ये सब चीज हमें पता चला। अगला, रिकमेंड द ड्रग डेट नीड टू बी स्टॉक्ड इन हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरिया, ठीक है, जहाँ पेशेंट है वहां पर कौन से मेडिसिन रखने चाहिए, ये सब चीजें भी डिसीजन लेता है पीटीसी की टीम। चेयरमैन कौन है पीटीसी में बताओ, यहाँ पर फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी में कौन, फिजिशियन चेयरमैन रहेगा। ठीक, चलो आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ। कमिटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 टेस्ट फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ, क्या चाहिए, 3 फिजिशियन चाहिए, ठीक, 3 फिजिशियन चाहिए। फिर देख लो अगला क्वेश्चन, पॉइजनिंग क्या है, गिव इट्स टाइप। पहले तो लिखोगे पॉइजन क्या है। पॉइजन एक तरीके का केमिकल या एक सब्सटेंस है, किसी तरीके का एक कोई सी तरीके का एक पदार्थ होता है जो शरीर में सामान्य शारीरिक क्रियाओं को हस्तक्षेप करता है, इस पर हस्तक्षेप करेगा, साथ ही साथ जिसको त्वचा पर लागू होने, है ना, निगलने, श्वास द्वारा प्रवेश करने या अवशोषित होने पर हानिकारक या घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब अगर एक ऐसा केमिकल जो हमारे त्वचा में, हमारे स्किन में टच होगा, या तो हम उसको निगल जाएंगे, या तो सांस हमने लिया तो उसके साथ आ जाएगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। ये अगर ये सब चीजें होती हैं और इनके दौरान अगर ये सब प्रोसेस करते हुए अगर कोई सब्सटेंस हमारे शरीर में पहुंचता है और अगर वो हमारे बॉडी के फंक्शन को अल्टर करता है, अगर उसको खराब करता है,
ये और हमारे लिए हानिकारक होता है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइजन बोलते हैं, पॉइजन। और इसकी स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोला जाएगा। क्लियर कर लेना। देखो पॉइजनिंग क्या आ रहा है, पॉइजनिंग रिप्रेजेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। देखो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, बाय मिस्टेक हो सकता है, पॉइजन से एक्सपोज हो सकते हैं, या कोई जानबूझ के भी, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि किसान ने जहर पी के खुद से कर ली खुदकुशी, तो ये इंटेंशनली हुआ और कई बार एक्सीडेंटली भी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। जैसे एक्सीडेंटली का एग्जांपल क्या रहेगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो निकला हुआ था वो तो एक्सीडेंट था ना एक हिसाब का, रेस्पिरेटरी द्वारा तो हमने सूंघा था तो लोगों का डेथ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो जी, टाइप्स ऑफ पॉइजन किस तरीके के हो सकते हैं। पहला तो होगा एक्यूट पॉइजनिंग और दूसरा क्रोनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे बताया ना, किसी किसान ने जहर पी लिया तो उसी समय वो तुरंत रिएक्शन शो करता है। एक्यूट पॉइजनिंग में आपको सिम्टम तुरंत ही देखने को मिल जाएगा, कुछ छोटे समय के लिए रहेगा, लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। अब आपको अगर उसने जहर पी लिया, समय पे उसको हॉस्पिटल लेके चले गए, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन माइट भी पॉसिबल कई बार उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक, चलो दूसरा निकल कर आता है जी क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग ये ऐसे नहीं होता, मतलब ये धीरे 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 होते रहेगा और ये पूरी तरीके से आपको खत्म कर देता है। इसमें आपको सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, सिम्टम्स यहाँ पर बहुत स्लोली आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, लंबे समय तक चलता है और रिकवरी से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब मान के चलो 2 साल से आपको कोई पॉइजन दे रहा है या कुछ भी आप खा रहे हो उसमें पॉइजनिंग हो रहा है, फूड पॉइजनिंग जो भी चीज़ है, 2 साल से आपके शरीर के अंदर पॉइजन है, धीरे धीरे करते हुए वो आपको पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है, तो ये इसका सिम्टम ऐसे तुरंत देखने को नहीं मिलता, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्लियर कर लेना, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है जी, बताओ। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, मेडिसिन, पॉइजन, बैक्टीरिया। क्या निकलेगा सर, पॉइजन की बात कर लो। टॉक्सिकोलॉजी आंख बंद करके बढ़ जाओ। पॉइजनिंग में ऑकर ड्यू टू डैश और डैश एक्सपोजर। बताओ जी, एक्सीडेंटल भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है, दोनों चीजें देखे थे। फीफो के बारे में बताओ, फीफो क्या है। तो पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो मतलब ऐसा है मेडिकल में, हमारे पास जो दवा है, जो दवाई हमने सबसे पहले खरीदी है, ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उसे सबसे पहले हम उसे बेच दें। मतलब अगर कोई सा दवा आप जनवरी 2024 में खरीदे हो और कोई सा दवा आप नवंबर 2024 में खरीदे हो, तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जनवरी 2024 वाले दवा को पहले निकाला जाए, नहीं तो ये एक्सपायर होने लग जाएंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। दूसरा फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। देखो अब यहाँ पर फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम रहता है कि वो जा जाकर इस चीज को चेक करे कि भैया यहाँ पर किसी तरीके का कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, मतलब किसी कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है कि एक्सपायर मेडिसिन मिल रहा है। तो जिस अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है तो उसको पहले ही निकाल दिया जाए। मान के चलो कि कोई ऐसी दवा है जो अभी जनवरी 2000 जनवरी नहीं, अभी मई की बात करें तो मई से ही चलते हैं ना। मान के चलो कि अभी ऐसी दवा है जो अभी जुलाई में खत्म होने वाला है, जुलाई 2025 में एक्सपायर होने वाला है, और कोई सी ऐसी दवा है जो जुलाई 2026 में एक्सपायर होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो जुलाई 2025 में होने वाला है उसको हम पहले एनलिस्ट कर लें, उसको अपन पहले ही बाहर निकाल दें। तो उन दवाओं को हमें पहले बेचना है, पहले बिक्री में लगा देना है। ठीक है, चलो, ताकि हम नुकसान से बच सके। एक्सपायर मेडिसिन का आपको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदने वाला। इन इन्वेंट्री कंट्रोल फीफो मेथड इज, फीफो मतलब आइटम कम लास्ट विल बी द फर्स्ट आइटम आउट, आइटम कम फर्स्ट विल बी द फर्स्ट आइटम आउट, है ना। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ये चीज क्लियर कर लिए। ठीक है, यहां तक हो गया, डन। चलो अगला क्या निकल कर आ रहा है जी, अगला क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इनके क्वेश्चंस देखते हुए चलना। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है जी, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताने बोला है और साथ ही साथ यहाँ पर उसके टाइप्स और कॉज लिखने बोला है।
तो ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या समझते हो कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर दो ड्रग्स आपस में उन्होंने इंटरेक्शन किया, दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसके कारण एक दूसरे के एफिशिएंसी, एक दूसरे के काम करने के तौर तरीके पे किसी तरीके का अल्टरेशन आ गया, वो उनका जो इफेक्ट था वो प्रभावित हो जाएगा और उतना इफेक्ट या नहीं दे पाएंगे या तो उससे ज्यादा इफेक्ट देंगे। कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है, कई बार उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा अपन क्लियर कर लेंगे जी। यहाँ पर इस कंडीशन पर अपन बोलेंगे कि हाँ ड्रग में इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो ड्रग इंटरेक्शन देखो, अब इसके साइड इफेक्ट निकल कर आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट निकल कर आ सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं था और इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ये चीज क्लियर कर लो। कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो पहला तो ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन, मतलब दो ड्रग के बीच में, एक वारफरिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये दोनों ही ड्रग बॉडी में प्रेजेंट थे, एक इनके कारण इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा बात कर लो, दूसरा कंडीशन निकल कर आ जाएगा जहां पर अपन बात करते हैं कि ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन, कि हमने कुछ खाना खाया हुआ था और जैसे टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर हमने मिल्क लिया, जैसे मान के चलो हमने मिल्क पिया है, दूध पिया है, किसी भी तरीके का डेयरी प्रोडक्ट हमने खाया है और हम टेट्रासाइक्लिन खा लेंगे, तो ये टेट्रासाइक्लिन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये टेट्रासाइक्लिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण अब टेट्रासाइक्लिन काम ही नहीं कर पाता। ये क्लियर कर लेना। ठीक है, अगला देखो जी, यहाँ पर ड्रग का डिजीज के साथ इंटरेक्शन। अब मान के चलो बीटा ब्लॉकर अगर किसी आप अस्थमा पेशेंट को देते हो ना, तो कंडीशन और बिगड़ सकता है उस पर्सन का। अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है, अगर उसने NSAIDs ले लिया, तो अगले दिन जब वो बाथरूम जाएगा तो बहुत ही काले होंगे। ठीक है, क्लियर कर लेना, स्टूल जो होगा बहुत ही ब्लैक होगा। अगला देखो, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। ड्रग का अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन, देखिए जी, अगर बात करते हैं ना, किसी व्यक्ति ने अल्कोहल पिया हुआ है और अगर उसने सेडेटिव या हिप्नोटिक्स ले लिया तो नींद और ज्यादा आने लग जाएगा, नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ ओवरडोज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगला देखो जी, ड्रग का लेबोरेटरी के साथ टेस्ट इंटरेक्शन है ना भैया, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे बात करते हैं हाई डोज ऑफ विटामिन सी है ना, कैन अफेक्ट द यूरिन ग्लूकोज टेस्ट। अगर कोई पर्सन विटामिन सी बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसके यूरिन में जब ग्लूकोज टेस्ट किया जाएगा तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा। ये क्लियर कर लेना। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है ये आपको लिख लेना है। तो पॉलीफार्मेसी हो सकता है, पेशेंट का पुअर पेशेंट हिस्ट्री हो सकता है, पर्सन ने बिना डॉक्टर से पूछे खुद से मेडिसिन ले लिया, सेल्फ मेडिकेशन बात कर लो, लिवर एंजाइम के यहाँ या तो इनहिबिटरी एक्शन या तो यहाँ पर इंडक्शन एक्शन मिल जाएगा, एज, जेनेटिक या ऑर्गन डिस्फंक्शन और फूड सप्लीमेंट्स, ये सब चीजें भी यहाँ पर मेन कॉज यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेना, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन है, हालांकि यहाँ पर नहीं पूछा है लेकिन आप माइट भी यहाँ पर एक बार देखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है ये। ठीक, चलो अगला देखो, व्हाट हैपन व्हेन वारफरिन इज टेकन विद एस्पिरिन। वारफरिन एस्पिरिन के साथ अगर लेंगे तो क्या होगा, वारफरिन भी एंटीकोगुलेंट होता है और एस्पिरिन आपके ब्लड को और पतला बनाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सोच के देखो, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिड्यूस्ड ब्लीडिंग ना, इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं, डिक्रीज हार्ट रेट बिल्कुल नहीं, क्या निकलेगा सर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ सकते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन टेकन विथ डेयरी प्रोडक्ट लीड्स टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ना, रिड्यूस होगा बताया था अभी, इनसॉल्युबल चिलेट बना लेता है, क्लियर कर लो। अगला देखो, राइट अ डिटेल नोट ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। जीपीपी बोला गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस भैया, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करते हैं, दैट रेस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द पीपल who use the pharmacist services to provide optimal evidence based care। ठीक है, मतलब हम लोगों को हम और अच्छे से अच्छा सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सके, इसके लिए जो गाइडलाइन दिए जाते हैं इसे ही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बोला जाता है। आप फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो, तो आपको एक गाइडलाइन देना कि आपको किस तरीके से बिहेव करना, ये सब चीजें यहाँ पर लेकर चलेंगे, यही निकल कर आता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। पहले बात करो द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट,
है ना, मस्ट बी द फार्मासिस्ट टॉप प्रायोरिटी। भैया पेशेंट को हम प्रॉपर उसका देखभाल कर सकें, है ना, ये सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए एक फार्मासिस्ट का। दूसरा बात करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट निकल रहा है, फार्मेसी एक्टिविटीज टू हेल्प पेशेंट मेक द बेस्ट यूज ऑफ मेडिसिन, ताकि ये पेशेंट अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी मेडिसिन ले सके। अगला, सप्लाई ऑफ मेडिकेशन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन यूज और मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की बात करते हैं अबाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, चलो अब इनके क्वेश्चन देखो क्या निकल रहा है। इन विच ईयर डिड द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये एक अलग सा क्वेश्चन, अच्छा जी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए बताओ जी, कब आया था? 1989, 92, 94, 99, क्या निकल जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? हाँ, बात करते हैं 1992 के साथ चल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जीपीपी फुल फॉर्म बताना जी, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, और भी चीजें हैं याद कर लो, इसको भी देखते हुए चल लेना। अगला पूछा गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को से बचने के लिए एक फार्मासिस्ट का क्या रोल बनता है, फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या कर्तव्य बनता है, क्या काम बनता है, ये बताने बोला है। चलो बात करते हैं पहली बात तो भाई सीधी सी बात कि फार्मासिस्ट का काम है कि इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, तो कैसे करेगा? अवेयरनेस फैलाएगा। जैसे कोविड-19 के समय पर हुआ था, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी था, मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइजर का यूज करो, ये सब चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो वैसे ही यहाँ पर भी बात करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करना, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल्स और पेशेंट पब्लिक सभी को एजुकेट करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना पेशेंट का काम है, यहाँ पर फार्मासिस्ट का काम है, डिस्पेंस करना एंटीबायोटिक और भी सेफ तरीके से, और बताते हुए कि भैया आपको उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, अवेयरनेस फैलाना है बहुत ज्यादा से ज्यादा, ये क्लियर कर लो। ठीक है, और ये बताना है कि आपको इसका ऑप्टिमम ही यूज करना है, मतलब रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? अगर हम बेवजह एंटी माइक्रोबियल्स खाते हैं, अगर हल्का सा भी सर्दी बुखार हुआ है तो हम जाकर तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम हमें करवा सकता है, ये क्लियर कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप टीम की बात कर लो। अभी देखे थे ना, क्या करता है? मैन्युफैक्चर करेगा एंटीबायोटिक नहीं, फार्मासिस्ट क्यों बनाएगा भाई? रिड्यूसिंग द हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन ना, प्रोमोटिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, ये निकला ना सही आंसर, ये निकला ना, कंडक्टिंग सर्जरीज भी नहीं। आगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चल लो। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर भैया, मेडिकेशन एरर मतलब जब हम सोच के चलिए, जब हम किसी मरीज को दवा दे रहे हैं उस कंडीशन पे हमसे क्या कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसको मेडिकेशन एरर बोला जाता है। पहला तो प्रिस्क्राइबिंग एरर, कि भैया अगर मान के चलो कि जो उस दवा की सूची में लिखा हुआ है कि ये सब दवा हमें चाहिए, उसका कितना खुराक चाहिए, कितना किस तरीके का खुराक का रूप कैसा होगा, डोजेज फॉर्म कैसा होगा, कितने फ्रीक्वेंसी में देना है, अगर ये सब चीज गलत लिखा रहेगा तो उस कंडीशन पर हमसे मिस्टेक हो सकता है। पता चला कि हाँ भैया दिन में 4 बार देना है, दिन में 2 बार देना है, अगर ये चीज सही से नहीं लिखा रहेगा तो ये मिस्टेक कर सकता है ना, 2 के जगह 4 बार हमने दवा दे दिया तो ओवरडोज वाला प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ओमिशन एरर की बात करते हैं तो फेल्योर टू एडमिनिस्टर एन ऑर्डर डोज, मतलब जितना बोला गया, अब ये मेडिसिन देने वालों की गलती है, मतलब जो इंजेक्शन मान के चलो सिरिंज लगाना, यहाँ मतलब सुई लगाना है किसी नर्स को, कोई नर्स है किसी पेशेंट को सुई लगाना है उसको, और उसको बोला है कि दिन में 4 बार 4 इंजेक्शन लगेगा, लेकिन अगर वो अपने लापरवाही के कारण अगर भूल जाती है, 4 के जगह 1 या 2 ही लगाती है, बाकी 2 डोज अगर वो भूल जाती है तो इसको ओमिशन एरर बोलते हैं, क्लियर कर लेना। इम्प्रॉपर डोज एरर, कई बार डोज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मान के चलो सिरप आपको बोला है 1 चम्मच पीना है, आपके घर में अलग
अलग बड़े साइज का चम्मच होगा, मेरे घर में छोटे साइज का चम्मच, प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर डोज आपको कहां से मिल पाएगा, आपके पास तो बड़े साइज का डॉक्टर, अब अपने घर से डॉक्टर बोला कि इस साइज के चम्मच से 1 चम्मच आपको सिरप पीना है दिन में 2 बार। आपके घर में जो चम्मच है, डॉक्टर के पास जो चम्मच है, वो तो अंदर हो गया दोनों में, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर टैबलेट सबसे बेस्ट रहता है, एक टैबलेट खाना है, दैट्स ऑल डन। टैबलेट कैप्सूल जो यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या निकलेगा, अनऑथराइज्ड ड्रग एरर। भैया मतलब ऐसा है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं है, डॉक्टर के द्वारा लिखा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको फार्मासिस्ट ने दे दिया, ये कंडीशन निकल जाएगा। डिटोरिएटेड ड्रग एरर के साथ चल लो, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डिटोरिएटेड प्रीमेचुरली, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन के कारण हो रहा है। रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर, ठीक है, गलत डोजेज फॉर्म एरर, भैया मतलब बोल दिया आपको टैबलेट देना है और फार्मासिस्ट ने दे दिया कैप्सूल, वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। दूसरा बात कर लो, रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर, अगर ड्रग सही तरीके से नहीं बना है ना, तो ये कंडीशन भी हो सकता है, क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। इतने सारे एरर्स देखने को मिलेंगे। अगला अनऑथराइज्ड ड्रग एरर क्या निकलेगा, व्हेन द रॉन्ग पेशेंट इज गिवन मेडिसिन, व्हेन अ पेशेंट रिफ्यूज टू टेक द ड्रग, व्हेन द करेक्ट ड्रग इज गिवन एट द रॉन्ग टाइम, व्हेन द मेडिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ये मेडिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। चलो एडवांटेज लिखेंगे कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, मतलब एक ही फ्लोर में सारे मेडिसिन रखे जाए, हर फ्लोर में अलग अलग तरीके के मेडिसिन रखे जाए। फ्लोर वाइज अगर बात करते हैं, देखो एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फ्लोर है, मान के चलो 5 फ्लोर है, तो पांचों फ्लोर में एक एक फार्मेसी होना चाहिए, पांचों फ्लोर में एक एक फार्मेसी होना चाहिए, और जो सेंट्रल फार्मेसी है वो नीचे होना चाहिए, वो सबसे नीचे ग्राउंड लेवल में होगा। बाकी हर एक फ्लोर में एक एक फार्मेसी है। रीजन क्या है, रीजन ये है और उसका बेनिफिट ये है कि भैया मान के चलो अगर आप 5वें फ्लोर में हो, यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी हुई है और आपको इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार जो भी आपके वहां पर रहेंगे, एडमिट रहेंगे, उनको इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए। अब 5 फ्लोर नीचे उतरोगे, 5 फ्लोर ऊपर चढ़ोगे, लेट हो जाएगा थोड़ा सा। प्लस उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मान के चलते हैं जैसे 5वें फ्लोर में कैंसर वाले पेशेंट को रख रहे हैं, तो वहां पर जो फार्मेसी रहेगा वो अधिकतर कैंसर में यूज होने वाले दवाओं को रखेगा। इससे ये हो जाएगा कि आपको और उस फार्मेसी वाले को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें एक्सपर्ट रहेगा, वो तुरंत तुरंत दे देगा, ठीक। चलो इमीडिएट अवेलेबिलिटी, तुरंत आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड डिले इन द ट्रीटमेंट, हो गया, तुरंत मेडिसिन लेकर आ गए, नहीं लगेगा। ईज ऑफ यूज, ठीक है, तुरंत यूज हो जा रहा है। और लेस फार्मेसी वर्कलोड, उनके लिए भी सेपरेट हो गया ना, अब सारे मेडिसिन अलग अलग सेपरेट हो गए, ये क्लियर कर लो, ठीक। चलिए, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये सब भी चीज देखते हुए चल लेना। अगला देखो, वन मेन एडवांटेज ऑफ द फ्लोर स्टॉक सिस्टम, बताओ जी मेन एडवांटेज, लॉन्ग वेटिंग टाइम, भैया आपको ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, नहीं लगा। क्विक एक्सेस टू मेडिसिन, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली एक्सपायर्ड मेडिसिन आर यूज्ड, बताओ क्विक एक्सेस की बात करते हैं ना, तुरंत आपको यहाँ पर मेडिसिन मिल जा रहा है, ये क्लियर कर लिए। अगला देखो, राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू, आईसीयू और एनआईसीयू। बात करते हैं आईसीसीयू की, बात करते हैं इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट यहाँ पर हम हार्ट पेशेंट को रखते हैं, भैया बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, इनको साथ अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो कभी भी हालत बिगड़ सकती है। दूसरा आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ऐसे पेशेंट को रखते हैं जिन्हें 24 घंटे 24/7 जिन्हें इलाज की जरूरत है, 24/7 जिन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। एनआईसीयू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें छोटे बच्चों को रखा जाता है। और एक आ जाएगा इमरजेंसी वार्ड। तो ये 4 ऐसे जगह हॉस्पिटल के जहां पर उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनका लाइफ, जिनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहता है, ठीक है। चलो ये क्लियर करो, तो यहाँ पर इन कंडीशन, इन एरियाज में
मेडिसिन सबसे जल्दी और तुरंत पहुंचना चाहिए, प्लस 24 घंटे 7 दिन मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। लेट बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज मेडिसिन नहीं मिलेगा, पेशेंट की जान चली जाएगी। चलो यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है जी। 24/7 मेडिसिन मिलना चाहिए। मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड इन द ड्रग डिलीवरी, मेडिकेशन एरर से बचने के लिए और प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट करेंगे एसेप्टिक कंडीशन एंड कंप्लायंस विद द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स, ये निकल कर आएगा। स्टेप क्या रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर देखा जाएगा, फार्मासिस्ट रिव्यू करेगा, ड्रग को प्रिपेयर करेगा, डिलीवरी करेगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखेगा। ये इसका मेन प्रोसीजर रहेगा। बात करो यहाँ पर क्या निकल कर आया, देखो आईसीयू कौन से पेशेंट है जी, हाई अलर्ट मेडिकेशन जैसे वैसोप्रेसर आ रहे हैं, सेडेटिव आ रहा है, एंटीकोगुलेंट आते हैं, इनको केयर करना है। एनआईसीयू की बात करते हैं, पीडियाट्रिक्स न्यूनेटल की बात करते हैं, वेट बेस्ड जैसे ये क्लियर कर लो। इमरजेंसी वार्ड की बात करते हैं तो स्टॉक इंक्लूड जैसे एंटीबायोटिक एंटीडोट्स रहते हैं भैया, एंटीडोट्स है, सीपीआर वाले ड्रग हैं, आईवी फ्लूइड निकल रहा है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स के साथ चल लेना। ये सभी इमरजेंसी में यूज होने वाले मेडिसिन निकल कर आएंगे। यहाँ पर देखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट एंश्योर डिले इन डिलीवरी, बताओ जी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिले होना चाहिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड होना चाहिए, ओनली वन टाइम डिलीवरी, सिर्फ एक बार दो, या रैंडम स्टोरेज, क्या निकलेगा रैपिड डिलीवरी ना, रैपिड डिलीवरी, रैपिड यानी एक्यूरेसी एंड रैपिड डिलीवरी या स्पीड डिलीवरी। चलो ये क्लियर कर लिया। अगला देखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स टैक्स अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कितना 24/7 है ना, 24/7 मेडिसिन यहाँ पर होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जी, यहाँ पर एमसीक्यू भी देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे। विच टेंडर इज एडवर्टाइज्ड रिसेंट ओपनली इन द न्यूज़पेपर, बताओ जी जिसका अपन ओपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको बताते हैं, पब्लिकली बताते हैं, सीरियल टेंडर ना, यहाँ पर सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं, ओपन टेंडर बिल्कुल है ना, ओपनली अनाउंस कर रहे हैं, ओपन टेंडर निकल कर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ टीपीएन, टीपीएन है ना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्या रहता है इसमें, ग्लूकोज रहता है, वाटर रहता है, अमीनो एसिड के साथ डेक्सट्रोज, या तो अमीनो एसिड या तो डेक्सट्रोज या तो लिपिड का इमल्सन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट के साथ सलाइन या प्रोटीन के साथ कैल्शियम। जरूरत क्या है यहाँ पर, अमीनो एसिड डेक्सट्रोज या लिपिड का इमल्सन, ये दो जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ परचेस ऑर्डर प्रिपेयर्ड आर, कितने होने चाहिए, 5, 6, 7, 9, कितना 5 कॉपीज होने चाहिए जी, जो जो आपने परचेज यहाँ पर किया है ना। चलो अगला देख लो, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 10 से 14 होता है, 15 से 18 होता है, इनमें से कोई सा भी नहीं। क्या निकलेगा, कोल्ड में 2 से लेकर 8 में चलेंगे, कूल में यहाँ 10 से 14 चलेंगे और 15 से 28 में या 15 से 25 में आपको रूम टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, अगला देखो, व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन, किस तरीके का एंटीडोट दिया जाता है, कौन सा एंटीडोट देंगे जी, हाँ यूनिवर्सल देते हैं, पता नहीं है तो यूनिवर्सल देंगे, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, टैनिक एसिड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, ये 3 चीजें यहाँ पर रहती हैं। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल, बताओ जी 200 बेडेड हॉस्पिटल है तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए, कितने चाहिए जी, 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 200 बेड के हॉस्पिटल में। देख लो अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड का है तो 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 में 10 और 500 बेड का है तो यहाँ पर 15 फार्मासिस्ट, क्लियर करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, बताओ कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए, 100 स्क्वायर फुट, 200, 250, 400, क्या निकलेगा, हॉस्पिटल में फार्मेसी खुला है तो 250 स्क्वायर फुट। और अगर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि बात करते हैं एक रिटेल शॉप ओपन करने के लिए कितना स्क्वायर फीट का जरूरत पड़ेगा, जल्दी कमेंट करके बताना। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या रहता है इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है, टैनिक एसिड रहता है, एक्टिवेटेड चारकोल, सभी आ जाएंगे, ऑल द ऑफ द अबव के साथ चल लेना, करेक्ट आंसर मिल जाएगा।
प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नोन एज, बताओ जी प्रोटीन में यूरिन मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है अगर आपके यूरिन सैंपल में तो क्या निकलेगा, प्रोटीनूरिया। ग्लूकोसूरिया मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है। हेमाटूरिया मतलब आरबीसी प्रेजेंट है। कीटोनूरिया मतलब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। बिलीरुबिनूरिया यानी बिलीरुबिन प्रेजेंट है। पाईयूरिया मतलब बात करते हैं पस प्रेजेंट है। रूबोबिलिनूरिया की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पर रूबोबिलिनोजन प्रेजेंट रहेगा। और क्रिस्टलिनूरिया मतलब क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये क्लियर कर लो। टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट, बताओ जी किस तरीके का टेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है बाइल पिगमेंट के लिए। लिपिड ना, लिपिड पैनल लिपिड के लिए रहेगा। फॉस्फेट्स की बात कर लो, ठीक है। पल्मोनरी या फंक्शन या रीनल फंक्शन, क्या निकलेगा, फॉस्फेट्स की बात करते हैं। अगला देखो, द आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर आर कॉल्ड, देखिए आउट पेशेंट है, खुद से चल के आ सकता है और मेडिसिन लेकर वापस घर चला जाएगा। जनरल आउट पेशेंट ना, इमरजेंसी आउट पेशेंट, इमरजेंसी आउट पेशेंट किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में लग गया, वो इमरजेंसी आउट पेशेंट है, ठीक है ना। रिफर्ड भी नहीं, एम्बुलेटरी पेशेंट है ना, एम्बुलेटरी पेशेंट के साथ चल लो, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल गया। अगला जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट कौन सा नहीं, हेमाटोक्राइट के साथ चलते हैं एमसीवी या प्रोथ्रोम्बिन टाइम या प्लेटलेट काउंट सभी निकलेगा, एक्सेप्ट प्रोथ्रोम्बिन काउंट नहीं आने वाला है, क्लियर कर लेना, ठीक है। क्या पूछा था यहाँ पर आपको, यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट पूछा, एक्सेप्ट पूछा, ट्रू पूछा, फॉल्स पूछा, खास कर ध्यान रखना है ना, मिस्टेक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, बताओ इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक देखते आए थे, वीडी एनालिसिस देखे थे, एबीसी देखे थे, एसओएस देखे थे, यहाँ पर तो क्या निकल रहा है, वीडी एनालिसिस, आंख बंद करके सही आंसर मिल जाएगा। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब सेल्स पर काम करने वाले, है ना। मिथोट्रिक्सेट बोला, हाँ इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है। मॉर्फिन बोला, आइबुप्रोफेन बोला, एसिटाजोलामाइड ना, सर मिथोट्रिक्सेट के साथ चलेंगे, है ना, एंटी कैंसर में भी यूज होने वाले ड्रग हैं, एंटी कैंसर ड्रग हैं, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, बताओ जी, बता चुका हूं ना, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में सेक्रेटरी के तरीके से कौन काम करता है, फिजिशियन नहीं, तो फिजिशियन तो 3 रहते हैं जिसमें से एक यहाँ का हेड रहता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल नहीं, एक रहेगा। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एक रहता है और यही काम करता है सेक्रेटरी के तरीके से। और नर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये भी एक ही रहने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जी, नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कितना होता है ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल एंड ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल, मेल में कितना होता है 13 से 17 और फीमेल में 12 से 15 रहेगा, ये देख लो। रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल फिक्स्ड बिटवीन, देखे थे मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में रहेगा, बिल्कुल आ जाएगा। जीपीपी का फुल फॉर्म क्या निकला था जी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, सही है। नेम द टेस्ट एसोसिएटेड विथ लीवर फंक्शन, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एसजीओटी टेस्ट होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक टेस्ट होता है ना, ये देखता है जी लीवर कितना डैमेज हुआ, हार्ट कितना डैमेज हुआ। एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज टेस्ट होता है। एएलपी एल्कालाइन फॉस्फेट टेस्ट होता है। बिलीरुबिन के साथ टेस्ट होता है। सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, ठीक है। और ग्लामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज टेस्ट, ये सभी निकलेगा। लार्ज हॉस्पिटल किसको बोलते हैं, लार्ज हॉस्पिटल जिसमें बेड का साइज कितना होगा, 10 से ये 1000 या उससे ज्यादा रहेगा, 500 से 1000 रहेगा, 100 से 500 या 100 से भी कम रहेगा। 100 से कम रहेगा तो उसको स्मॉल बोलेंगे, ठीक है। अगर 500 से 1000 के बीच में रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं देखिए 100 या उससे कम रहेगा वेरी स्मॉल, 100 से 500 के बीच में रहेगा स्मॉल, 500 से 1000 के बीच में रहेगा तो मिडिल बोलेंगे। और अगर 1000 या उससे ज्यादा रहता है तो वो लार्ज हॉस्पिटल में आ जाएगा, ठीक है। ये देखते हुए चलना जी, तो इसके पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। सब कुछ आपने पढ़ लिया, बस लास्ट का समय थोड़ा सा बचा हुआ है, एग्जाम देने जा रहे हो, ट्रैवल करोगे, जाकर प्रीवियस के वीडियोस को जरूर से वॉच करना,
ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्जाम दो, बिल्कुल फाड़ के आना और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन निकल के क्वेश्चन भेजना, क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले, और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसके भी क्लासेस आपको आपके एग्जाम से आते आते देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रॉपर तरीके से एग्जाम देकर आना। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।